हो गया। वेलकम बैक टू आवर क्लास, कंप्यूटर क्लास ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड नेटवर्क। आप प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स आई थिंक ऑनलाइन आ चुके होंगे, और जो सारे ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, क्यों, और हम आगे चलते हैं। हम सी और C++ के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर चुके हैं। जो भी वर्ड्स थे जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम थोड़े से MCQs करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस हैं। एक बार फटाफट से मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं वो बता दीजिए स्टूडेंट्स। सो मैं आगे चलूँगी इस क्वेश्चन को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ suited टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल कंडीशन। यहाँ पर यह लॉजिकल वैल्यू लिखी है, यहाँ पर साइन लगा लीजिए आप, ये वाला बाय मिस्टेक प्रिंट में नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए इसके 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, और उसके बाद जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी आप रिपीट करेंगे। हर बार हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जो राइट ऑप्शन है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो और 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी आपको ये देखने हैं कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। उससे होगा क्या कि आप एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक, मतलब 4 ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं उस चीज़ को रीड करेंगे, ठीक है। वो आप एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी, और आपको डेफिनेशन, मतलब इसमें डिफरेंसेस भी पता चलेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें इंटीजर में है आपका INT यानी डेटा वेरिएबल। जब डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर देते हैं 0 to 9 के लिए। बुलियन वैल्यू होती है 0 to 1। दैट मीन्स जब हम लॉजिकल की, अभी जब मैंने ऑपरेटर्स आपको बताए थे तो मैंने ये भी बताया था कि लॉजिकल कंडीशन में जैसे हम काम करते हैं, जैसे इफ़ सपोज हमने स्टेटमेंट ली, इफ़ में हमने एक स्टेटमेंट आपको दे दी कंपैरिजन करने के लिए कि A इज़ ग्रेटर देन B, तो येस और नो में आंसर देगा वो, येस और नो। दैट मीन्स ये फॉलो करता है बूलियन नंबर्स को 0 to 1 में आंसर देता है। ओके, करैक्टर ये भी डेटा टाइप है कि किस टाइप का डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करवाने जा रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं कि किस टाइप का डेटा को आपको कैलकुलेशन करनी है। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये। दैट मीन्स ये तीनों 1, 2 and 3 ये तीनों तो आपके डेटा टाइप हो गए। इसीलिए लॉजिकल जो वैल्यूज़ होती हैं वो किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? बुलियन वैल्यू से, बुलियन नंबर से, 0 और 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, व्हाट डज /t। मैंने आपको बैकस्लैश करैक्टर्स बताए थे अभी, अगर आप लोगों को क्लियर हो गए थे तो आप प्लीज़ इजीली बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अलर्ट तो किसी सेक्शंस को डिफाइन करने के लिए, अलर्ट करने के लिए होता है कि हाँ ये आपको अब पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को दी जाती है जब। उसके बाद आता है बैकस्लैश ही ये है क्योंकि आपका /t क्या करता है? टैब्स का काम करता है। अगर आप t/ यूज़ कर देते हैं, सॉरी बैकस्लैश होता है इरेज करने के लिए, लाइक आपका मैं यहाँ लिख देती हूँ इरेज। टैब आता है आपका /t के लिए, ठीक है। बैकस्लैश करैक्टर इसको बोला जाता है, ओके। इसलिए बैकस्लैश पे क्लिक मत करना, /t टैब का काम करता है। टैब यानी एक आपने यहाँ लिखा तो दूसरा यहाँ लिखेगा, ये जो गैप है ये टैब सेटिंग कहलाता है। आप टैब की यूज़ करेंगे, टैब की जो आपके कीबोर्ड में है। फॉर्म फीड नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ /t की बात हो रही है। जब भी आपका कोई ऐसा कोड आएगा स्लैश के बाद एक करैक्टर है, स्लैश के बाद n है, ऐसा कुछ आएगा तो ये बात हो रही है बैकस्लैश करैक्टर की। इसलिए टैब सेटिंग से /t से टैब सेटिंग आएगा। अब आते हैं बात एरे की।
एरे, एरे में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हमें डालने होते हैं, जैसे सपोज ए में ही हम बी एक नंबर और डालना चाहते हैं 10, और फिर ए में ही हम स्टोर कराना चाहते हैं 11, 12, 13, या फिर अलग से कोई नंबर हमें इनपुट कराने के लिए दे दिया गया, यानी यूज़र से इनपुट कराने के लिए दिया गया, जिसमें हमने लिखा 10, 40, 50, 100 या जो भी एनी नंबर्स जो हमने स्क्रीन पर टाइप किए। अब ये आती है, सपोज 10 नंबर की एरे है, तो ये कहाँ से चलेगी, 0 से चलेगी, और 0 से कहाँ तक जाएगी, 11 तक जाएगी, सॉरी 9 तक जाएगी, क्योंकि और एरे, जहाँ भी कभी एरे की बात आए ना, ये एरे, तो आप समझ लीजिए कि 0 एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट कहाँ होगा, मेमोरी लोकेशन के 0 पर, यानी A0, ये आ जाएगा 10। अब इसके बाद मैं लिखती जा रही हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिखा 10, फिर 30, फिर 100, फिर 60, फिर ऐसे करके नंबर लिखती जा रही हूँ, तो ये अब A1 में स्टोर होएगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है, ये कहाँ जाएगा 30, फिर A2 में स्टोर होएगा दूसरा नंबर, ये कहाँ जाएगा 100, और इस तरह से A3, A4 और सो ऑन, कहाँ तक, जब तक ये 10 नंबर्स प्रिंट नहीं करवा लेता, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर जो भी स्टोर कराएंगे वो 0 से स्टार्ट होगा, और जिस नंबर तक, मतलब 10 नंबर्स, अगर यहाँ में मैं लिख दिया 20, तो 0 से जितने एलिमेंट्स 20 तक जाते हैं वहाँ तक चलेगा, लेकिन चलेगा 0 से ही। जब भी कभी एरे की बात होगी तो पहला एलिमेंट 0 पर जाएगा, यानी मेमोरी लोकेशन के 0 प्लेस पर। तो अब ये कहता है कि जो इंडेक्स नंबर है वो लास्ट एलिमेंट कहाँ तक जाता है, अगर क्या होता है 9 नंबर्स की एलिमेंट है तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दूं, पूजा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये। एक्चुअली ये कह रहा है कि जब हम लॉजिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट करवाते हैं ना, लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे करता है। देखिए होता क्या है, जब हम कभी इफ़ कंडीशन में आते हैं, इफ़ कंडीशन हमारी लॉजिकल कंडीशन कहलाती है, ठीक है। लॉजिकल कंडीशन में हम कोई भी एक, यहाँ पर मैं यहाँ कंडीशन ही लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पर कंडीशन ही लिख देती हूँ। कंडीशन आ जाती है, कंडीशन अगर होती है ट्रू तो प्रिंट करा देता है जो भी आप चाहते हैं, कंडीशन होती है फॉल्स तो फिर प्रिंट करा देता है जो आप चाहते हैं। मतलब यहाँ पर यस की कंडीशन, नहीं तो नो की कंडीशन, ये होती है इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन क्या करती है, यस और नो में आंसर दे रही, दैट मीन्स उसकी बुलियन वैल्यू होगी 0 और 1, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। अब अगर बात करें इंटीजर की, करैक्टर की और फ्लोट की, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों यहाँ पर मैं फिर से मार्क कर रही हूँ, 1, 2 एंड 3 इज अ डेटा टाइप, यानी किस टाइप का डेटा हमने एंटर किया है। तो लॉजिकल की जब बात होगी तो 0 और 1 आएगा, दैट मीन्स यस और नो, ठीक है। तो इसीलिए हमने बुलियन वैल्यू लिया, और आप सभी को पता होगा बुलियन वैल्यू 0 और 1 प्रेफर करती है। नेक्स्ट आते हैं अलर्ट, टैब एस्केप। अभी मैंने बैकस्लैश करैक्टर बताया था तो आप लोगों को पता ही होगा। थर्ड पे आते हैं, हाँ मैं बात कर रही थी एरे की, तो एरे क्या करेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी बात है एरे की तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर होगा, 0 पर, उसकी जो एड्रेस होगी, लोकेशन, वो 0 होगी। वेरिएबल यही चलता रहेंगे जो वेरिएबल आपने लिए हैं, मतलब ए में अगर स्टोर कराया है तो ये ए में ही चलेगा, बस लोकेशन चेंज हो जाएगी, A0 में ये रख देगा, A1 में ये, A2 में ये, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हुई तो रविंद्र कुमार बिल्कुल ठीक है, 8 से होगा, ठीक है। प्रोग्राम डिफाइन तो करेगा ही नहीं, 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 9 तक जाएगा तो 10 नंबर हो जाएंगे। हमने तो 9 एलिमेंट्स की बात की है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब ये कहता है कि क्या कर रहा है, यहाँ भी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया लॉजिकल वैल्यू वाला, और मेरी बात कंडीशन वाली समझ में आ गई है, तो आप प्लीज़ इसका आंसर दे सकते हैं।
इसका आंसर देंगे। अब बात आती है ऑपरेटर्स की, यहाँ पर आ रही है ऑपरेटर की। फर्स्ट टाइम ही मैंने जब आज का चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने ऑपरेटर्स के लिए बताया था आपको, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इस तरह के साइन होते हैं, कुछ अर्थमेटिकल हो गए, ठीक है, ये हो गए, कुछ आपके कंपैरिजन वाले हो गए, कुछ आपके नॉट इक्वल टू और एंड वाले हो गए, ठीक है, जिसको लॉजिकल कहते हैं। अब अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ ये बताइए, रिलेशनल तो रिलेशन एक नंबर का दूसरे नंबर से रिलेशन बताएगा। असाइन वैल्यू बताएगी कि ए को किससे असाइन कर रहे हैं आप, किसके बराबर रख रहे हैं, ठीक है। रिलेशनल, अच्छा ये दोनों रिलेशनल हो गया, ठीक है। आप इसको यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं, लॉजिकल कर लीजिए। चलिए मैंने लॉजिकल लिख लिया इसको काट के, ओके। लॉजिक क्या करता है, लॉजिकल क्या करता है, कंपेयर कंडीशन रखता है, लॉजिक रखता है, वो आप क्लियर कीजिए और वो आपको रिजल्ट बताएगा। तो यहाँ पर ये जो आएगा, ये जो कॉलन आ रहा है और ये साइन जो आ रहा है, ये यूज़ होता है कंडीशनल ऑपरेटर में, ठीक है। यानी आप लिखते हैं, मैं इसको ऐसे लिखूंगी, अगर हम सी की या लैंग्वेज की बात करेंगे, एक्सप्रेशन 1, फिर यहाँ पर आएगा एक्सप्रेशन 2, इस तरह से दिखाता है ये, ठीक है। जो आप कराना चाह रहे हैं, एक ये और फिर इसमें कंडीशंस आप रखते हैं, ठीक है। असाइन ऑपरेटर होता है, जैसे किसी को मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू, अभी मैं ऑपरेटर्स का ना एक चार्ट दे दूंगी आपको, ठीक है, उसमें फिर से हम डिस्कस करते हैं, फिर वो उसमें पूरा बता दूंगी मैं आपको कौन कौन सा होता है। व्हाट डज द डेटा टाइप डिफाइंड बाय यूनियन, अभी हमने स्ट्रक्चर और यूनियन किया था, मैंने उसमें ये भी बताया था कि यूनियन और स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बट क्या होता है, यूनियन क्या करता है, यूनियन करता है इट अलाउ वन डिफरेंट पोर्शन ऑफ मेमोरी, यानी बहुत अलग अलग तरह की मेमोरी के पोर्शंस क्रिएट करता है ऐसे, ठीक है। और फिर क्या करता है, असेस्ट करता है सेम डेटा को, यानी अगर 20 रखना है एक ही तरह का डेटा, 10 रखना है, जो भी रखना है, वो उसको अलग अलग मेमोरी बनाएगा और अलग अलग सेक्शन में रखेगा। या फिर इट अलाउज वन सेम पोर्शन, एक सेम पोर्शन बनाएगा, ठीक है, टू बी एक्सेस अ सेम डेटा टाइप, और सेम डेटा टाइप के डेटास को इसमें सेक्शंस ऐसे करके रख देगा। करेक्टर होगा तो अलग सेक्शन बनाएगा। इसका पहले मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि ऑप्शंस में क्या कहा गया एग्जैक्टली, क्योंकि सिमिलर है, ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। उसमें सिर्फ ये मोटिव होता है कि एग्जैक्टली आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं तो आपने क्या ध्यान से इसको पढ़ा था, आप उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर को बस ये चाहिए कि आपको उसकी नॉलेज कितनी है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस दे देते हैं, आंसर दे देते हैं, दैट मीन्स ओके है, आपने अच्छे से पढ़ा है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद इट अलाउज वन डिफरेंट पोर्शन टू मेमोरी ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस एज अ डिफरेंट टाइप। अब अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनाएगा और अलग अलग डेटास को रख देगा, इसको ऐसे करके रख देगा, ठीक है। It allows one same portion of memory to be accessed a different data type. अब क्या करता है, सेम पोर्शन बनाता है अलग अलग डेटा टाइप के लिए। अब आप एक नॉर्मल सी चीज़ें, चलिए ठीक है, इस सबको सोच के ध्यान से देखिएगा कि क्या वो मेमोरी में अलग अलग पोर्शन बनाएगा सेम डेटा के लिए, ठीक है, सेम पोर्शन बनाएगा अलग अलग डेटा के लिए, या फिर सेम पोर्शन बनाएगा सेम डेटा के लिए, डिफरेंट पोर्शन बनाएगा डिफरेंट डेटा के लिए। तो वो क्या करता है, सेम पोर्शन बनाता है अलग अलग डेटा के लिए, ओके, एग्जैक्टली कहीं एक जगह उसको रखने के लिए। यूनियन का काम है ये। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज पर चलते हैं, जिसमें हिंदी में नहीं करवाओगे। हाँ जी, हिंदी में भी करवा देंगे। एक्चुअली मैंने पूरी कोशिश की है, अगर क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में बाई चांस प्रिंट हो भी गया है तो उसको इंग्लिश में बाई चांस प्रिंट हो गया है तो उसको हिंदी में आपको समझाने के लिए, ठीक है गौरव। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है अभी प्रिंट हो गया हो इंग्लिश में, नेक्स्ट टाइम से ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। इंग्लिश ही चली हुई है, नहीं ऐसा कुछ है नहीं,
इंग्लिश और हिंदी थ्योरी तो मैंने बेसिकली हिंदी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करवाई है कि आप अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ सकें, और मैं शायद आपको कम्प्लीटली बताने की भी कोशिश करी बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है जो कि अगर हिंदी में नहीं भी प्रिंट हुआ तो नेक्स्ट टाइम इसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, इट्स ओके। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर वो बता देंगे। हिंदी में बोल रहे हो और मीनिंग इंग्लिश में, आप बताइए। एक्चुअली डेटा पोर्शन का मतलब है कि मेमोरी लोकेशन, मतलब आपके कंप्यूटर की जो जहाँ पर डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, याद रखता है। एग्जैक्टली हिंदी का वर्ड तो आपके हिंदी के इसमें ही आएगा, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ इसका मीनिंग बता सकती हूँ कि कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहेंगे एक्यूरेट वर्ड के साथ तो मैं वो भी बता दूंगी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आज आप लोगों को इनमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो मैं पाइथन की तरफ चलूँगी, क्योंकि अभी हमारा एक टॉपिक और रहता है नेटवर्किंग का, ठीक है। मैं चाहूँगी, और उसी में मैंने इंटरनेट का भी सारे ऑप्शंस ऐड किए हैं, तो प्लीज़ फटाफट से आइए पाइथन की तरफ चलते हैं। पाइथन कहता है, पाइथन वाइडली यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है उसका, इंटरप्रेटेड है। उसको किसी कंपाइलर की मतलब बीच में ऐसा नहीं है कि उसको ट्रांसलेट, कुछ ऐसे कोड लिखे गए कि मशीनरी लैंग्वेज से इजी लैंग्वेज में या कुछ ऐसा चेंज करने के लिए उसको इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब उसमें क्लासेस बनती हैं। क्लासेस मतलब क्लासेस और ऑब्जेक्ट का, जैसे विषय को लेकर हमने एक बात की थी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि व्हीकल है, मतलब कि हमारे ट्रांसपोर्ट का जो जितने टाइप्स होती हैं, उसके बाद हमने बता दिया कि भाई 4 पहिए वाले कितने हैं, 2 पहिए वाले कितने हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का, और उसके बाद उसको काम कर दिया, ठीक है। गौरव जी, हिंदी का वर्ड भी आ गए हैं और हिंदी में ही समझा रही हूँ। इंटरप्रेटेड होता है जिसमें किसी भी बिचौलिए का काम ना हो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेट करने की, यानी उसको किसी भी चीज़ को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना ये लेस सिंटेक्स होते हैं। मतलब इसमें सिंटेक्स, जो कोड हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे चिन्ह जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं पाइथन में। उसके बाद आता है कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल और लो लेवल के बारे में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर कहता है, क्या करता है, डायनेमिकली सिमेंटिक्स है, मतलब बहुत ही जल्दी काम करता है, ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेट। जर्नल पर्पस से यूज़ होती हैं। प्रोग्रामिंग बहुत ही नॉर्मल तरीके से यूज़ होने लगी हैं, साधारण सा, और हर फील्ड में बड़ी तेज़ी से। आजकल आप नाम भी सुनेंगे, जो आपके बिजनेस चल रहे हैं, जो आपके ऑफिसेस चल रहे हैं सारे, उसमें भी पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत यूज़ हो रहा है। पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिकली जो यूज़ होती है वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। आप उससे गेमिंग भी बना सकते हैं, काफ़ी कुछ उससे किया जा रहा है आजकल। अब इनको बात आई थी जब हिस्ट्री की, तो ग्यूडो वॉन रिसम का नाम आप पढ़ लीजिए, और इन्होंने 1991 में इसको रिलीज़ किया था, ठीक है। 1991 का अरुण योगट एक्चुअली ऐसा है कि आप जितनी भी बुक्स में पढ़ेंगे सब अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत 91, 90, 90 ऐसे कुछ दे दिया गया हो, बट बेसिकली आपका जो पूरा सिलेबस है वो NCERT बेस्ड है, ठीक है। इसलिए हम जो डेटा उठा के लाए हैं वो सारा NCERT के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में अगर कभी ऐसा दे दिया जाएगा कि आपने एक ऑप्शन लिखा है, मान लीजिए 91 लिख दिया और 90 लिख दिया, अगर NCERT की बुक में 91 होगा, ठीक है, तो 91 ही आपके इसका राइट आंसर माना जाएगा, सही माना जाएगा, ओके। करेक्शन लेवल का बता रही हूँ एग्ज़ाम का, अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो। वैसे तो देखिए एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट्स ने इस तरह की किताब में है, इस तरह से पढ़ा होगा, बट बाई चांस वाली बात है 1-2% की, कभी कहीं ऐसा हो जाता है, तो आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है जी। अब आता है कि पाइथन में, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें काम कैसे करते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, लिखने के लिए और प्रोग्राम को चलाने के लिए, यानी एग्जीक्यूट करने के लिए, इसके वर्ड एग्जीक्यूट यूज। एक्चुअली ये वर्ड्स ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो भी हम काम करते हैं उसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो ये वर्ड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम को लिखो और चलाओ भी, रिस्पॉन्स दो, रिजल्ट दिखाओ,
ठीक है ना, ये कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम, वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी आपने लिखा उसको थोड़ा बहुत तो ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा, हालांकि हमने इतने सारे सिंटेक्स यूज़ नहीं किए, ठीक है ना, फिर भी वो कुछ तो ऐसा करेगा कि आपको रिस्पॉन्स दिखाए, ठीक है। इंस्टॉल्ड मतलब जो आपने अपने सिस्टम में, अपने पाइथन प्रोग्राम में पहले से बने हुए हैं, सेटअप लगा रखा है जिसका, ऑन आवर कंप्यूटर, और वी कैन यूज़ एनी ऑनलाइन पाइथन। और हम क्या करते थे, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में पाइथन नहीं था, तो ये कह रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर में एक पाइथन स्थापित करना होगा, ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी नेट पे जाइए, अगर आपके पास नेट है तो ऑनलाइन भी प्रोग्रामिंग चलाई जा सकती है, ठीक है। यानी पाइथन का प्रोग्राम अगर आपको कोई बनाने के लिए दिया जाए, जैसे मैंने सी का हेलो वर्ल्ड का बताया है, ऐसे बनाने के लिए अगर पाइथन में दे दिया जाए तो वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं कि सी में जहां हम इस तरह से प्रिंट एफ और ये सब लिख रहे थे प्रोग्राम बनाने के लिए, और ऐसे कर रहे थे ए प्लस बी समथिंग कुछ करके, और पूरा लिख रहे थे सिंटेक्स के साथ। सिंटेक्स मतलब जो हमने चिन्ह यूज़ करे थे, ऐसे कुछ ब्रेसेस और ये सब, ठीक है, ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, वो सब यूज़ करते। पाइथन में कुछ नहीं करना पड़ता। पाइथन में अगर मैं लिख देती हूँ 2 + 3 और एंटर मार दूं तो यहाँ पे ये 5 अपने आप दिखा देगा। मुझे किसी भी चीज़ की मतलब ब्रैकेट लगाना है, कॉमा देना है, ये करना है, वो करना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको लेस सिंटेक्स कहा जाता है। बेनिफिट है इसके बहुत सारे। इंटरप्रेटर ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। शेल मतलब आप मान लीजिए कि जो पेज खुलता है ना, इसको ऐसे मान लीजिए, जो पेज खुलता है एक वाइट कलर का, जहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, कोड लिखे जाते हैं, उसको कह देते हैं इंटरप्रेटेड, ये जो है शेल, यानी प्रोग्राम पाइथन शेल कह दिया जाता है इस विंडो को। अच्छा जी कुलदीप, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। पाइथन के साथ काम करना, ठीक है। एक पाइथन प्रोग्राम लिखने और चलाने यानी निष्पादित करने के लिए हम अपने कंप्यूटर पर एक पाइथन दूरभाषीय स्थापित करते हैं, यानी एक एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दूरभाषीय। वो पेज तो एटलीस्ट खुलना चाहिए ना, या तो हमने वो उस तरह का कुछ अपने सिस्टम में डाल रखा हो, ठीक है, इंस्टॉल कर रखा हो, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इंटरनेट है और हम इंटरनेट से ऑनलाइन पाइथन भी की एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जैसे कुछ एक काम ज़्यादातर हमारे होने लगे हैं। हमें कोई एक फ़ाइल को दूसरे फाइल में फॉर्मेट करना होता था, तो हम क्या करते थे, कन्वर्टर, यानी उसकी एक अपनी एप्लीकेशन होती थी अलग से, वो इंस्टॉल करनी पड़ती थी, यानी कंप्यूटर में पहले उसको डालना पड़ता था और उसके बाद उसको हम एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में चेंज कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, अब ऑनलाइन जा सकते हैं, नेट है, ऑनलाइन जाके काम कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो रख लीजिए। जैसे आजकल हम करते हैं, सपोज मैंने रेलवे की टिकट बुक कराई, मेरे पास टिकट थी, पहले क्या होता था, प्रिंट दिया जाता था, मतलब पेपर दिया जाता था आपको, अब लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में रख लेते हैं। तो इस तरह का ही कुछ है, ठीक है, वो मुझे लेना नहीं पड़ेगा और वो मेरे फ़ोन के साथ मेरे पास रहेगा। ओके, अब क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी हिंदी का एक्चुअली होता क्या है कि कुछ टेक्निकल जब हम चेंजेस करते हैं ना फाइल को, तो हिंदी के फ़ॉन्ट्स कई बार हट जाते हैं, कई बार चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कोई भी हिंदी का फ़ॉन्ट वगैरह ना हटे, ठीक है। अब आते हैं बात, जैसे शेल आया था ना, मतलब एक पेज, तो ये दो तरीके के पेज बनकर आते हैं हमारे, ठीक है कुलदीप, आई थिंक अब आपको ठीक लग रहा होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 तरीके से पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। अब मैं इसको ऐसे समझाऊंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पेज खुलता है, इसमें ऐसे ऐसे एक साइन लगे होते हैं और मैंने यहाँ पे कह दिया कि 10, ठीक है, +20। अब मैं यहाँ पे एंटर मार दूंगी तो दोबारा 30 आंसर अपने आप दे देगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को पूरा फॉर्मेट प्रोग्राम का नहीं बनाना पड़ा, मतलब पूरा तरीका एकदम नहीं अपनाना पड़ा कि स्टार्टिंग से ऐसे लिखो, पाइथन को ऐसे समझ में आएगा और ऐसे करो, मुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब बात आती है स्क्रिप्ट मोड की, यानी स्क्रिप्ट का तरीका, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे डिस्प्ले दिखाना है तो मैं पूरा प्रोग्राम ऐसे लिखूंगी, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब इसमें प्रिंट एफ कुछ नहीं करना पड़ता, बस मैं यहाँ पर आकर यहाँ पर लिख दूंगी कि हाँ जी यहाँ पर काम करते हैं। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं ABC लिख दूंगी और वो प्रिंट कर देगा। थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप सेव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप अपनी फाइल को नाम के साथ सेव करोगे। तो जैसे C में फाइल को .c से सेव करते हैं, C++ में .cpp से करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए ऐसे, फाइल नेम .py से मैं सेव कर दूंगी। तो अगर मैंने अपनी फाइल को सेव किया कि प्रिंट करवा रही हूँ ना मैं, तो मैं प्रिंट से ही सेव कर देती हूँ, print.py। तो ये मेरी फाइल का नाम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइल का नाम, ओके जी। अब ठीक है, अब आई थिंक सब कुछ ठीक लग रहा होगा, ठीक है। और भी कुछ कमी है तो फिर बता देना, थोड़ा सा और जो स्टूडेंट जैसे चाहते हैं वैसे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो इजी हो गया। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, रोज के प्रोग्राम, आप सपोज कीजिए आप पाइथन की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। मैडम ने जो बताया था मैं प्रोग्राम एक बार बना के देखती हूँ कि भाई ठीक से मेरे को बनाना आ रहा है या नहीं। तो मैं अगर इसमें बनाऊंगी ना इंटरएक्टिव मोड में, तो ऐसे बनेगा, इजीली काम हो जाएगा। सब कुछ करती रहूंगी, पूरा ऐसे 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 चलता रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकती हूँ, ताकि मैं कल परसों फिर से ऑन करके देखना है मुझे, ओपन करके, तो मैं फाइल को, अपनी फाइल को बना के देख लेंगी हूँ फाइल के नाम। ये होता है एक्सटेंशन। ये क्या होती है एक्सटेंशन, क्या होता है, सपोज करो कि एक जगह है अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पे मेरी वर्ड की फाइल भी है, यहाँ पे मेरी एक्सेल की फाइल भी है, यहाँ पे मेरी C की फाइल भी है, C++ की भी है, पाइथन की भी है, ठीक है, HTML की है, या और भी बहुत सारी है। अब मुझे तो पता ही नहीं चले, क्योंकि फाइल तो ऐसे करके आती है, छोटा सा होता है, इसमें W लिखा होता है, ऐसे करके बना होता है, इसमें कुछ P लिखा होगा, इसमें कुछ ऐसा C लिखा होगा, या कुछ भी लिखा होगा, यानी आइकन यानी चिन्ह से बना होता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँगी, तो एक्सटेंशन मुझे ये बताएगा कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई थी। आ गई बात समझ में सबको? अगर कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अभी बता दो इससे रिलेटेड। अब आगे चलते हैं, इसकी पूरी परिभाषा पढ़ते हैं हम। इंटरएक्टिव मोड यानी वो छोटा वाला तरीका कि जब हमने फाइल बनाई है तो हम इसको कैसे शो करा सकते हैं, तो वो आता है इंटरएक्टिव मोड अलो एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या था कि लिखना और चलाना उसको, ठीक है। इंडिविजुअल यानी हर एक तरीके से, मतलब एक एक, हर एक। स्टेटमेंट यानी जो आप वहाँ पर काम कराने को लिख रहे हैं तरीका कि एक्चुअली करना क्या है। इंस्टेंटली यानी करता जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया ना, एंटर करो दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई और कैलकुलेशन दे दो, एंटर करो तीसरी आ जाएगी, और वो चलता रहेगा। वी कैन सिंपली टाइप अ पाइथन स्टेटमेंट ऑन द, इस पे बताया था ना मैंने, ऐसे एरोज आएंगे और उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसको प्रॉम्प्ट, मतलब इसके नाम है प्रॉम्प्ट, डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं। अब आता है स्क्रिप्ट मोड आता है। स्क्रिप्ट मोड को आइडियली कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन। अब आप एक ही प्रोग्राम की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट कराएगा, पहले प्रिंट में लिखे प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स को का जोड़ करो, सम ऑफ टू नंबर्स। तो पहले प्रोग्राम का नाम तो एटलीस्ट आना चाहिए ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले आएगा, ब्लैंक स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा कि मैंने दो नंबर के जोड़ करने हैं। तो पहले ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा a = 10, फिर b = 20 और c दे देगा, फिर यहाँ पे आप c = c, मतलब ऐसे करके पूरा प्रोग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, इसमें, और इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ से सेव करूँगी, सम कराया ना मैंने, sum.py से, ओके जी। नेक्स्ट आते हैं, अब आती है बात ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स जो सी में थे वही पाइथन में भी होते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैं जूम करूँगी,
ये लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, ये बता रहा है कि पाइथन के जो ऑपरेटर्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। ज़्यादातर वही होंगे जो सी में थे, ठीक है, बस एक अलग है, एक आपका आइडेंटिफाई वाला, ठीक है, और एक आपका मेंबर वाला, बाकी सब वही हैं। लॉजिकल में देखो नॉट और एंड लिखवाया था मैंने, ठीक है। असाइन में इक्वल टू करके असाइन करेगा, इक्वालिटी इसी में होता है, सी में शायद नहीं होगा। रिलेशनल में रिलेशन करेगा कि इससे बड़ा है या नहीं, उससे छोटा है या नहीं। एडिशन में ऐड करेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इस तरह से ऑपरेटर्स हैं, यानी कौन से सिंबल किसके लिए यूज़ होते हैं। ये फाइल आपको दे दी जाएगी, आप प्लीज़ इसको बैठ के एक बार देख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी हमने कंडीशनल का किया है कि ये ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। बस इस चार्ट को 2-3 बार एक बार ध्यान से देखेंगे डेली, तो आपको पता चल जाएगा, और नाम के साथ भी पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लस माइनस मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस की बात आएगी तो हमारा आएगा, मॉड्यूलस का मतलब होता है ये वाला साइन, ठीक है। जब हम कंप्यूटर में ऐसे करते हैं तो ये क्या करता है, ये इसको शेषफल भेजता है। अगर मुझे चाहिए ना कि 10 को डिवाइड कर दो, 10 को डिवाइड कर दो 2 से, और फिर देखो कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। वीडियो क्लियर नहीं है, कुलदीप एक बार चेक कर लीजिए आप, फिर हम देखते हैं, आगे से अपनी साइड से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये भाग तो करेगा इसको, लेकिन आंसर में क्या भेजेगा, शेषफल। अदरवाइज हमारा वैसे अगर हम किसी चीज़ को भाग करते हैं तो हाँ जी जल्दी भेजेंगे, ठीक है, पीडीएफ, तो उसमें क्या होता है कि आपका भागफल जाता है लेकिन अगर आपको शेषफल चाहिए तो आप मॉड्यूलस इसका यूज़ करेंगे। वहाँ पे मॉड्यूलस लिखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्लोर डिवीजन होती है 2 बार करने के लिए, डिवाइड डिवाइड, मल्टीप्लाई में उसकी घात पहुँचाएगा। घात मतलब कि बोलते हैं ना हम लोग ऐसे करके 3 2, वो वाला हिंदी में, ठीक है। अब आती है डीबगिंग की बात। जब आता है डीबगर या डीबगिंग की बात, बग मीन्स एरर, ठीक है। BUG बग जहाँ लिखा हो दैट मीन्स एरर, यानी गलतियाँ। अब जब आते हैं, एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते समय गलतियाँ कर सकता है, ठीक है, होगी, क्योंकि कोई ना कोई, हाँ जी मॉड्यूलो भी कह देते हैं, वैसे पूरा नाम मॉड्यूलस होता है इसलिए बता दिया था मैंने। और इसलिए प्रोग्राम निष्पादित नहीं हो सकता, मतलब कि एरर अगर होंगे तो क्या होगा, एरर्स दिखाएगा और हमें उसे कहा जाएगा क्या, उस एरर को डीबगिंग, गलत आउटपुट आ जाएगा। अब जब प्रोग्राम ही गलत होगा, हमने कंप्यूटर को कहा ही गलत तरीके से चलने के लिए, तो वो तो एरर ही आएगा, मतलब गलतियां ही दिखाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में ऐसी गलतियों को पहचानने और हटाने के लिए, यानी डीबगिंग का मतलब है पहले तो वो देखेगा कि कहाँ पे गलती हुई है, फिर वो देखेगा कि गलतियाँ किस टाइप की हैं। मतलब गलतियाँ भी, अगर हम लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमें यहाँ पर, अब ठीक है जी, तो जैसे भी आप लोगों को ठीक लगता है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम वैसे ही चलेंगे, क्योंकि मुझे वो चीज़ सिखानी है जो आपको ईजी लगे, ठीक है। हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये आता है कि उसको हटाने और पहले पहचानेगा कि भाई इस लाइन में गलती है। मान लीजिए 10 लाइन लिखी है, अब वो देखेगा इस लाइन में गलती है। गलती किस चीज़ की है, ठीक है, कैसी गलतियां हैं। मान लीजिए किसी ने कॉमा लगाना था, ये लगाना था सेमीकोलन, और किसी ने इन्वर्टेड कॉमा जिसे बोलते हैं वो लगा दिया, डबल कोड, ठीक है, तो गलतियां होंगी ना। उसके बाद डिबग, इस तरह की चीज़ों को डीबगिंग कहलाती है। बग एरर भी कहा जाता है, एरर यानी गलतियाँ, बग। कार्यक्रमों में होने वाली त्रुटियों, गलतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अब गलतियां कैसी हैं, सिंटेक्स एरर जैसे मैंने ये बताया है आपको, ठीक है, तार्किक, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। जैसे अब इसको मैं ऐसे बताती हूँ इन शॉर्ट, देखो ध्यान से समझना। सिंटेक्स एरर तो पता चल गया होगा, मान लो मैंने यहाँ पे आई कॉमा ब्रैकेट लगाया, अगर मैं आई के को ब्रैकेट नहीं लगाती तो आपको लगता है ये ISY पूरी स्पेलिंग एक है ना, तो ये हो गया मेरा सिंटेक्स एरर कि मैंने ठीक से जहाँ पर कॉमा ब्रैकेट नहीं लगाया था वो लगा दिया, तो ये हो गया मेरा सिंटेक्स त्रुटियाँ, गलतियाँ, ओके जी। उसके बाद आता है तार्किक, लॉजिकल। जैसे अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि a डिवाइड बाय 2 करना है, यानी एक नंबर है 10,
10 को भाग करो 2 से और रिमाइंडर भेज दो यहाँ पर। जैसे ही रिमाइंडर आए तो उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना। अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट ना लगा के मैंने यहाँ कुछ लगा दिया, ये कुछ कर दिया या कुछ और कर दिया, तो ये होता है लॉजिकल एरर। समझ गए आप लोग? ठीक है, क्योंकि मैंने लॉजिक ही गलत दिया है ना, मतलब मैंने लॉजिक तो लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा कि 50 को आप क्या करो 2 से या 3 से डिवाइड करके देखो। 3 से डिवाइड करोगे तो फिर आगे क्या करना, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी तभी तो उसको समझ में आएगा। अगर मैंने ये सारा ब्रैकेट में एक ही ब्रैकेट में कर दिया, मान लो ये ब्रैकेट ना लगा के एक ही ब्रैकेट में कर दिया, या फिर इन दोनों को अलग कर दिया, उसको अलग नहीं किया, तो उसको समझ नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है ना, लॉजिक में स्टेटमेंट लिखनी होती है, ये स्टेटमेंट होती है कि वो ये तो चेक करे कि एक्चुअली करना क्या है, तो स्टेटमेंट पढ़ेगा नहीं तो चेक नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये आ गई तार्किक त्रुटियाँ। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि मैं इसको आपको ऐसे ही बताना चाहूँगी। और लॉजिकल एरर की क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम करते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। अब रन टाइम क्या होता है? रन टाइम जैसे मान लीजिए मैंने प्रोग्राम तो बना लिया, मैंने प्रोग्राम बनाया, ए को बी से प्लस करो आंसर दे दो। ठीक है, और भी बहुत सारे बना लिए, फिर उसको ये कर लो, फिर उसका ये कर लो, या फिर किसी सर्कल का गोलाकार का वो परिधि वगैरह नापते हैं हम, ठीक है, वो कर दिया, रेडियस देखनी है। अब ये सब चीज़ें मैंने प्रोग्राम तो पूरा एक्यूरेट बिल्कुल सही सिंटेक्स के साथ बना लिया, एकदम करेक्ट। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने अपने कंप्यूटर में चलाया तो वो चला नहीं। अब बिना किसी एरर के, मतलब टाइपिंग एरर के, लिखने में कोई गलती नहीं हुई किसी भी तरह की, ना तो तार्किक हुई और ना ही सिंटेक्स वाली हुई। तो ऐसी अगर गलतियां नहीं हुई है तो भी वो नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं रन टाइम, यानी अब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऐसे में ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हम उस सॉफ्टवेयर को पहले प्रोग्राम को बंद करते हैं, फिर जो भी हमने खोल रखा है एप्लीकेशन, सी हो या पाइथन या जो भी हो, उसको बंद कर देते हैं। 2 मिनट के लिए बंद करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम ये चीज़ें फिर से रन कराने लग जाती हैं। इसको बोलते हैं रन टाइम मिस्टेक्स, रन टाइम एरर। ठीक है, तो अब जहाँ भी डीबग वाला वर्ड आएगा वो आपको पता है कि डीबगिंग किसके बारे में कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं आप पाइथन से रिलेटेड। आप बता दीजिए मुझे पाइथन में किस फील्ड में पाइथन यूज़ होता है। अगर आपने पाइथन की, जब से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, ध्यान से बात सुनी है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था पाइथन किस लिए यूज़ होता है, बताइए। मैं इसको ठीक करूँगी और शायद मैं इसको भी कुछ करूँ या फिर सबको कर दूँ, ऑल ऑफ द अबव। बस मुझे ये बता दीजिए डी ठीक है या नहीं। पहले तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि डी ठीक है या नहीं। आपके अकॉर्डिंग ये तीनों काम पाइथन कर रही है या नहीं, जल्दी से बताइए। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, वेब डेवलपिंग का मैंने अभी बताया था, सॉफ्टवेयर का भी बताया था क्योंकि मैंने प्रोग्राम गेमिंग की बात करी थी। ठीक है, फिर मैथमेटिकल, क्योंकि मैथमेटिकल काम तो सभी उसमें होता है प्रोग्रामिंग में, तो इसमें भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एक्स्ट्रा क्या काम करता है, मतलब कुछ ऑटोमेटिकली करना हो तो क्या करेंगे। इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैंने एक काम दिया है और कुछ ऐसे करा है कि अगर ये गलत हो जाए या ये ना हो तो आगे पे चला जाए और फिर कुछ और करे, मतलब स्मार्टली काम करना, बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही वर्ड आ गया है हिंदी में, अदरवाइज ये आता, तो ये सारे ही काम करता है। ठीक है ना, डी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे काम करता है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डी ठीक है या नहीं, आपके अकॉर्डिंग वो बता दीजिए। अगर आप लोगों ने कह दिया डी ठीक है, दैट मीन्स कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। मैथमेटिकल में तो है ही ना, सारी लैंग्वेजेस में मैथमेटिकल होगा। ओके, इन विच फील्ड वी यूज पाइथन लैंग्वेज, ये भी अरे रिपीट हो गया, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अब बताइए किस तरह के फीचर्स हम यूज़ करते हैं, बताइए फटाफट से बताइए जल्दी से। अब अभी भी मैं यही कहूँगी, बस मुझे ये बताओ कि ये ठीक है या नहीं, डी ठीक है या नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का डी ठीक है या नहीं, बताइए। हाई लेवल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, इंटरप्रेटर की मैंने बात की थी, इंटरप्रेटेड है। ठीक है, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कैसे है कि मैंने ये बताया था ना कि ऑनलाइन जाके भी काम कर सकते हो, मतलब इसको कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स पे काम हो रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट बता रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में।
उसको बोलते हैं ओपन सोर्स पे, मतलब कुछ फ्री है, कुछ ऐसा नहीं कि पहले आप हाँ जी पहले ये प्रोग्राम इंस्टॉल करो तभी चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आपने एप्लीकेशन कर रखी है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, डाल रखा है अपने सिस्टम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल रखा है तो आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। हाँ जी मैम, लाइव चल रही है क्लास, बिल्कुल संदीप। थर्ड, ठीक है, लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी जो है पाइथन की वो किसको सपोर्ट करती है, आप बताइए। लाइब्रेरी फाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, किस तरह की फाइल रखती है कि फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। फंक्शन कौन कौन से होते हैं इतना बता देती हूँ। जब हम लाइब्रेरी फाइल की बात करते हैं तब फंक्शन का नाम आता है, ठीक है। फंक्शन होते हैं एक और दो तरीके से। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं इनबिल्ड फंक्शन। इनबिल्ड क्या होते हैं? जो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसकी भी एडवांटेजेस होगी ना जो पहले से हमें मिलेगी, फिर वो हमें देगा कि चलो जी अब आप अपने नाम से कुछ भी बना लो, अपने तरीके से कुछ भी काम कर लो, है ना। तो ये होता है इनबिल्ड फंक्शंस, ठीक है। फिर होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर मतलब हम, ठीक है, डिफाइन मतलब हमने जो बनाए हैं। यूजर डिफाइंड, सॉरी डी, हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर बना रहा है, तो फंक्शन की यहाँ पे बात आती है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन डिस्कस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी क्या करती है? बहुत सारे फंक्शंस, बहुत तरीके के आपके फॉर्मूलेज को बना करके रखती है। क्लास अभी और चलेगी, अभी आधा घंटा तो और चलेगी संदीप, आप बने रहिए, ठीक है, ऑनलाइन बने रहिए, क्योंकि हमें नेटवर्किंग का आज ही टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसको भी, लेकिन हाँ एक एक चीज़ क्लियर करते चलेंगे। हमें चलना है आगे, थोड़ा टाइम कम देख करके, पर हमें भागना नहीं है कि हाँ जी एक चीज़ पढ़ ली दो स्किप हो गई, वो नहीं करना प्लीज़। वो आप अपना भी मत करना पर्सनली, सब चीज़ों को साथ लेके चलना। तो पाइथन में लाइब्रेरी में क्या होता है? अब देखो मैं एक हिंट देती हूँ, ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मान लो कि हमने ज़्यादा ध्यान से इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ा, हाँ जितना पढ़ा है अभी पीछे पढ़ कर आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं, इतना ही बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर इतना आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया कि पाइथन में क्या होता है, वेब डेवलपिंग का काम। वेब डेवलपिंग क्या होती है? जो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट हम यूज़ करते हैं उनको डेवलप करती है, मतलब उनमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले एक वेबसाइट होती थी, एक पेज खुलता था, स्कूल का नाम लिखा है, कुछ फोटोज़ आ रही हैं, कुछ ये हो रहा है, मेरे स्कूल की साइट बन गई। अब क्या होता है कि एक बार तो किसी ने प्रोग्रामर ने, मुझे तो कोड आता नहीं, उसने डिज़ाइन करके दे दी, अब मुझे छोटे से भी चेंजेस कराने तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। फिर बात आई डायनेमिक साइट की, यानी मैं ही खुद से चेंजेस कर दूं, तो मुझे क्या दे दिया गया, एक पेज दे दिया गया, अभी यहाँ कुछ डालना है ये डाल दो, यहाँ कुछ डालना है ये डाल दो, उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो ये क्या हुआ, ये डेवलपमेंट ही तो हुई, प्रोग्रेस ही तो हुई हमारी आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है वेब डेवलपमेंट में। अब जब वेब डेवलपमेंट की बात आई तो क्या आया, इंटरनेट की बात आ गई। तो इंटरनेट तो चल रहा है, अब इंटरनेट में भी ईमेल प्रोटोकॉल भी होता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ए और बी दोनों ही काम हो रहे हैं ना इसमें, ठीक है। ऐसे ही करके ध्यान से पढ़ोगे किसी क्वेश्चन को तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी तो एक ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाता है। विच इज़ अ टपल इन पाइथन लैंग्वेज। अब देखिए क्या होता है, पाइथन में, सी में मैंने डेटा टाइप बताई थी, पाइथन में भी डेटा टाइप होती है। जब टपल का आया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक होता है लिस्ट और एक होता है टपल, इसको ट्यूपल भी कह देते हैं। एक होता है सेट और एक होती है डिक्शनरी। इन्हीं चीज़ों का नाम नहीं लिखूंगी अभी, अभी और भी आएगी। फिर आता है इंटीजर, कैर, फ्लोट और एक आता है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है पाइथन में ही आया है, बाकी सारा सी में भी आपने पढ़ रखा होगा। कॉम्प्लेक्स होते हैं बड़े बड़े नंबर्स, है ना। कई बार हम नंबर लिखते हैं, ए ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाते हैं ये करके, फिर वो नंबर क्या होता है, जैसे हम एंटर मारते हैं तो वो नंबर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे करके आ जाता है छोटा सा बन के, है ना। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब बहुत बड़ी डिजिट है, आप लिखते चले जाओ, बस चलते चले जाओ। उसको ये इतना कंप्यूटर क्या करता है, एक बॉक्स में इतने से में दिखा देता है वो। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब आती है बात लिस्ट की। लिस्ट में बहुत सारे तरह के नंबर्स डाल दिए जाते हैं। मान लीजिए एक ही वेरिएबल में मुझे बहुत तरह के नंबर डालने हैं। मुझे क्या करना है, मुझे 24 भी लिखना है, मुझे 1.5005 भी लिखना है, मुझे एप्पल भी लिखना है, यानी करैक्टर भी लिखना है। दैट मीन्स ये सारी तरह के एक ही ग्रुप हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रुपिंग के लिए। ट्यूपल भी इन्हीं में से होता है। लिस्ट में ये ब्रेसेस यूज़ होता है, ट्यूपल में ये, सेट में भी यही यूज़ होता है, डिक्शनरी में भी यही होता है। अब सेट और डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है। डिक्शनरी होता है अनऑर्डर फॉर्म में लेते हैं, और डिक्शनरी लिस्ट में डुप्लीकेट हो जाता है, टपल में भी। इसमें डुप्लीकेट नहीं होता, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती। अगर आप डेटा डाल भी देंगे ना और फिर सेट को प्रिंट कराएंगे तो वो एक ही बार देगा उसको। मान लीजिए 22 दो नंबर आपने एक साथ लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, फिर दोबारा यहाँ पे फिर लिख दिया, तो जब सेट आएगा ना तो सेट इसको एक ही बार काउंट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी क्या है, एक ग्रुप बना करके जब डेटा डाला गया तो ये सारी चीज़ें ऐसे आई। ये सारा डेटा टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है टपल की। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप आंसर दीजिए फटाफट से, बी, वेरी गुड, ठीक है ना। रेड और ग्रीन मुझे डालना है, कलर्स नेम लिखना है फटाफट, और सारे किस में स्टोर होने, बी में, ठीक है ना, तब आना है। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी होती है वैल्यू पेयर में काम करता है। वैल्यू पेयर मतलब एक जैसी संख्या का जोड़ दिखाता है, एक जैसे डेटा को का जोड़ दिखाता है। जोड़ जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रूट, मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रूट और यहाँ पे करूंगी एप्पल। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी आपका वेजिटेबल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कुछ भी, लेडी फिंगर या समथिंग। तो ये क्या करेगा, वैल्यू पेयर में चल रहा है इसके साथ, यानी फ्रूट के सामने फ्रूट की आ रही है ना, तो इसको बोलते हैं जोड़। जो डेटा हम डाल रहे हैं उसके एक जैसे जोड़ को। तो ये सारे पाइथन के डेटा टाइप हैं। डेटा टाइप का मतलब जिस तरह का हम डेटा डालने जा रहे हैं, मतलब जिस तरह की चीज़ें हम उसमें लिखने जा रहे हैं। हम नंबर लिखने जा रहे हैं, हम करैक्टर लिखने जा रहे हैं, हम फ्लोटिंग वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1.58, यहाँ पर ए या ए, और यहाँ पर 0 to 9 नंबर, ऐसे। अब इसकी डिजिट्स कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि 0 to 9 है तो मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 4 लिखूं, ऐसे लिखूं, नहीं, मैं 2450 ऐसे लिख सकती हूँ, ओके। तो बी इसका आंसर हो गया। अब आता है एक और क्वेश्चन, क्लास और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चलिए हिंदी वाले, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसेप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट पाइथन में भी यूज होता है ना, ऊप्स कंसेप्ट। जहां पर ऊप्स आएगा, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बात आएगी तो C++ और पाइथन, सी का नाम मत लेना, ठीक है। कक्षा वास्तविक दुनिया की संस्थाएं हैं जबकि वस्तुएं वास्तविक नहीं हैं। वास्तविक दुनिया, वस्तुएं वास्तविक दुनिया की संस्थाएं हैं जबकि कक्षाएं वास्तविक नहीं हैं। वस्तु और वर्ग चीज़ें उसके अंदर जो थी वास्तविक दुनिया की संस्थाएं हैं। बताइए फटाफट से, आप लोग बताएंगे ये मुझे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोगों को, फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से, जल्दी कीजिए फटाफट, करिए। तो ये डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एक और लैंग्वेज हमने ली है, लेस लैंग्वेज और ली है हमने, वो है HTML की। छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा इसको टाइम नहीं देंगे हम, क्योंकि ये काम आया है, मतलब जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस वो सारे किससे रिलेटेड आए हैं, इसके टैग्स के अकॉर्डिंग। टैग क्या होता है, HTML किस लिए काम आती है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ लेंगे।
यहाँ पर ये कहता है कि जब भी कभी HTML की, जैसे सी की बात की थी तो हमने डेनिस रिची का नाम लिया था, ऐसे ही यहाँ पर टिम बर्नर ली का नाम लेंगे। ये 89 की बात आएगी। टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म जो कि मैंने ऊपर लिख रखी है। यहाँ पर ये क्या करता है, HTML की बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है, हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक पेज पर लिखते हैं और हम उसको कह देते हैं अपने ब्राउज़र को, ब्राउज़र जैसे आप यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, मोजिला सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसको यूज़ करते हुए आपको वो क्या करती है, एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उसको खोलने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए जो कोड लिखा जाता है वो HTML प्रोग्रामिंग में ही लिखा जाता है, HTML के कोड के थ्रू लिखा जाता है। HTML डॉक्यूमेंट कंटेन करता है लिंक्स को दैट अलाउ रीडर टू जंप अदर प्लेसेस। इस तरह की लिंक्स बना देते हैं कि आपने क्लिक किया और वो उसके रिगार्डिंग जो भी उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ जाकर पढ़ सकता है। नेट पे देखा है ना आपने, एक इमेज बनी होती है, कोई फोटो है, या फिर यहाँ पर लिखा है रीड मोर ऐसे करके, ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया तो वहीं पर चला गया वो। इस तरह से सेक्शन बना दी जाते हैं, मतलब आपके अलग अलग जगह बना दी जाती है और वहाँ पर देख देते हैं। ये सारे कोड जो आपको वेब पेज पर दिखाई देते हैं यानी वेबसाइट पर दिखाई देते हैं, वो कहाँ काम करते हैं, वो कहाँ उसके लिए क्या कोड लिखा जाता है, HTML प्रोग्रामिंग में ही कोड लिखे जाते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, अब इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, एक तो एडिटर की और एक ब्राउज़र की। एडिटर क्या करता है, कोड लिखता है, यहाँ पर कोड लिखता है, ठीक है, कि किस टाइप का कंटेंट यानी किस तरह की चीज़ें हमें अपने वेबसाइट के पेज पर शो करानी होती है। और उसके बाद ब्राउज़र आता है, ब्राउज़र उसको रीड करता है, रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले कराता है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। ब्राउज़र क्या करता है, दस्तावेज़ों में अपनी सामग्री दिखाने के लिए काम आता है, यानी वेब पेज पर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये सीधा जाएगा एडिटर के पास, एडिटर का कोड पढ़ेगा, एडिटर के कोड को आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा, ठीक है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया नोटपैड, सबलाइम और ड्रीमवीवर, ठीक है। एक और होता है VS कोड, ऐसे बहुत सारे होते हैं जितने भी आप यूज़ करना चाहें, विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं इसको। अब आता है कि जब हम HTML की बात कर रहे हैं तो हम टैग्स की बात करेंगे। HTML में टैग्स की बात करेंगे तो दो तरह के टैग्स होंगे, एक कंटेनर और नॉन कंटेनर। देखिए होता क्या है कि जब हम HTML की बात करते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, तब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ लिखी होती है, हेड से हमारा काम शुरू होता है, यहाँ पर टाइटल होता है, मतलब कि अगर वेब पेज हम खोल रहे हैं तो उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ आएगा abc.com, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर, यहाँ पर ओके 12 बजे तक, यस मैम। कंटिन्यू कराऊँ? नहीं अभी बस ओके। बॉडी आ जाएगी और बॉडी में जो भी काम होगा, यानी हम HTML में जो कमांड्स देते हैं वो सारी चीज़ें टैग्स में लिखी जाती हैं। यानी यहाँ पर अगर मेरे को देना है कि मैं इस, और यहाँ पर टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट ऐसे जो दिखाना है, और इसको इससे क्लोज कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि हेड 1, जैसे ये लिखा हेड 1, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाएगा, हेडिंग की तरह दिखाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बोल्ड, तो जैसे बोल्ड करता है ना वो डार्क सा कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर माई वर्ड जो मैं लिख रही हूँ उसको बोल्ड दिखाएगा। ऐसे ही करके स्लैश के साथ, बॉडी के साथ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बॉडी होता है वाइट पेज, वाइट पेज मेरे ब्राउज़र के वाइट पेज पे कितना दिखाई देगा, जितना मैं बॉडी के अंदर लिखूंगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, टैग्स में आएंगी। टैग्स का उपयोग, अब दो तरह के टैग होते हैं, हर टैग को मैंने स्टार्ट किया और क्लोज किया, लेकिन कुछ टैग होते हैं जो कि स्टार्ट तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। तो ऐसे टैग होते हैं IMG SRC, यानी इमेज का टैग, जिसके अंदर मैं इमेज ले लूँगी, यहाँ पर मैं इमेज लिख दूँगी। इमेज का पाथ लिखना पड़ेगा। पाथ का मतलब होता है वो रास्ता जहाँ पर जैसे डेस्कटॉप, C ड्राइव, डेस्कटॉप ऐसे लिखा हुआ आता है ना, फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उनका नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कंटेनर टैग और नॉन कंटेनर टैग।
जो बंद हो रहे हैं वो कंटेनर टैग, जो बंद नहीं होंगे वो नॉन कंटेनर। इसी में HR भी आता है, इसी में जो मैंने लिखा था IMG SRC वो भी आता है, ठीक है। ये तो ये होते हैं नॉन कंटेनर और कंटेनर टैग, ठीक है। क्लोजिंग टैग नहीं है, देखिए, ठीक है ना, वो आपको समझ में आता रहेगा। उसके बाद आता है B, फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, हेडिंग के लिए, और हेडिंग H1 से जाती है H6 तक, ठीक है। H1 से H6 तक हेडिंग रहती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है तो BIU आपने लिख दिया और वो क्लोज करना ज़रूरी हो गया। फ़ॉन्ट फेस मतलब मैं कोई फ़ॉन्ट का नाम लिख रही हूँ, टाइम्स न्यू रोमन या कुछ, जैसे कि किस तरीके से उसमें लिखा जा रहा है। कोई वर्ड तो ऐसे होता है बिल्कुल बोल्ड सा ऐसे करके, कोई वर्ड बिल्कुल सिंपल होता है, तो इसको कहते हैं फ़ॉन्ट। फिर आता है कस्टमाइजिंग इन टेबल। अब फिर इसी के अंदर टेबल भी बन सकती है। टेबल, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। मैं बस 2 मिनट लूँगी, ठीक है। तो सेल पैडिंग क्या होता है, मान लीजिए ये एक टेबल है आपकी, टेबल में एक ऐसे करके कॉलम्स और रॉज बनी हुई हैं, ठीक है। अब पैडिंग क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 के चारों तरफ ये जो स्पेस आ रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यानी एक जो ब्लॉक बना हुआ है, अगर मैंने उसमें लिखा A, तो इसका ये जो एरिया है पूरा, ये स्पेस को बढ़ाएगा और कम करेगा पैडिंग से। और सेल स्पेसिंग, अब क्या करेगा, ये एक सेल बना हुआ है, मान लीजिए ये सेल बना हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से दोबारा बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये एक सेल बना हुआ है, पहले तो इसमें ये जॉइंट थे, अब इन दोनों में स्पेस आ गया, दैट मीन्स सेल स्पेसिंग, ओके। उसके बाद आता है लिंक टैग। अब टैग की बात जब हम कर रहे थे तो लिंक टैग, अच्छा टेबल में टेबल टैग ही यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है HREF। A मतलब एंकर, एंकर टैग इसका नाम होता है, एंकर टैग, ओके। एंकर टैग क्या करती है, यहाँ एक फाइल का नाम दे दीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट, और इसके नीचे एक लाइन आएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने यहाँ पे लिखी थी वो ओपन हो जाएगी और यूज़र उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज टैग। यहाँ पर आप एक इमेज डाल दीजिए, वो इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी, ये इसका है और ये इसका है। क्लियर हो गया, आई थिंक सबको क्लियर होता जा रहा होगा। बस अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे फटाफट से। हाउ टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन HTML। HTML में लिंक, अभी जैसे मैंने बताया एंकर टैग में लिंक क्रिएट करने के लिए कैसे लिखा जाता है, URL लिखा जाता है, लिंक लिखा जाता है, या डायरेक्टली ये कर दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, जब अगर टैग आपको समझ में आ गए तो टैग स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग टैग है यानी ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद टेक्स्ट लिखा है और टैग को क्लोज कर दिया है, दैट मीन्स ये पूरी सही फॉर्म हुई। और HREF अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। हाइपर रेफरेंस बोलते हैं HREF को, रेफरेंस कि किस फाइल का रेफरेंस दे रहे हैं, जो फाइल उसके अंदर है। सेल स्पेसिंग होता है, अभी देखिए ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। सेल पैडिंग का मतलब है इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट से कितना दूर करके वो बॉक्स बनकर आए जिसके अंदर हम एक बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। सेल का मतलब तो छोटा सा एक बॉक्स होता है, ठीक है, ये वाला एक बॉक्स सेल है। जब सेल का इस तरह से बनेगा लाइन तो इसको रो कहेंगे, इस तरह से लाइन बनेगी तो इसको कॉलम कहेंगे, ठीक है। अब सेल एक तरफ से दूसरी तरफ, अब इन सेल में अगर मैं स्पेस दे दूं बीच में तो क्या होगा, ऐसे बनकर आएंगे ये अलग अलग तरह से, इसी के बीच में ऐसे ऐसे, यानी पूरी एक टेबल है तो एक सेल ऐसे बनकर आएगा, फिर इसके बीच में स्पेस आएगा, फिर एक ऐसे बनकर आएगा, इस तरह से पूरी एक टेबल आपकी ऐसे क्रिएट होएगी। क्लियर हो गया। तो पैडिंग का मतलब उसके अंदर का स्पेस और स्पेसिंग का मतलब उसके बाहर का स्पेस, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो जब सेल के बाहर स्पेस होगा तो सारे सेल एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे, थोड़ा दूर दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। URL नहीं होगा, ठीक है, लिंक भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो सिंटेक्स ही गलत हो गया ना, मतलब, ठीक है, एरर ही गलत हो गया, उसने ओपन क्लोज का टैग ठीक से लगाया नहीं। हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट। अब आते हैं टैग्स पर। जब मैंने बताया आपको टेबल का टैग का, तो अब एक टैग और होता है जिसको बोलते हैं OL यानी ऑर्डर लिस्ट। अब इसी की जैसी होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 A B C,
या फिर रोमन नंबर, समझ रहे हैं आप। इसकी का कैपिटल में भी हो सकता है, यही दे दिया जाता है। यूएल होता है अनऑर्डर फॉर्म, अनऑर्डर लिस्ट। इसमें क्या होता है, या तो एक सर्कल आएगा या फिर ऐसे करके एक डॉट आएगा, इसको डिस्क बोलते हैं, ठीक है, और या फिर एक ऐसे करके बुलेट, इसको बुलेट भी कहते हैं हम। अगर हम वर्ड एक्सेल में जब हम पढ़ेंगे ना तो ये पूरा फिल होगा, आप लगा लीजिए ब्लॉक, ये पूरा ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होता है सर्कल, ये होता है डिस्क और ये होता है स्क्वायर। ये होती है अनऑर्डर लिस्ट और ये ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म के बाद एल आई, ये एल है, ठीक है, एल आई, एल आई यानी इन्हीं के अंदर जब हम नाम डालने शुरू करते हैं, सपोज करो मुझे स्क्रीन पे लिखना है ऐसे, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अब मैं यहाँ पर मुझे ये नहीं करना कि पहले एप्पल का नाम आए, मैंगो का नाम आए या कुछ, तो ये क्या हो गई, मेरी अनऑर्डर लिस्ट हो गई। तो मैं इसके आगे ऐसे ऐसे कुछ लगा दूंगी। बस मुझे ये बताना है हर एक अलग अलग लाइन में हर एक वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये मेंशन करना नहीं, पहले एप्पल आना चाहिए, फिर वर्ड मैंगो आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, तो अब मैं 1 2 3 लिखूंगी, यानी OL शुरू करूंगी। अब इसकी एक एक ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम LI, यानी आई होगा ये, ठीक है, लिस्ट आइटम। ओके जी, तो ये इनके अंदर होती हैं, OL के अंदर। OL टैग शुरू हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करने जा रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट की पहली आइटम क्या है, ये वाली, दूसरी क्या है, फिर LI लिख दो, फिर तीसरी LI लिख दो, ऐसे LI ये, और यहाँ पर लिखेंगे आप एप्पल, और फिर LI क्लोज हो जाएगी, फिर LI लिखेंगे, फिर आएगा ऑरेंज या मैंगो, ठीक है, और LI क्लोज हो जाएगी। ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे और लास्ट में यहाँ पर अगर OL स्टार्ट हुआ है तो OL क्लोज हो जाएगा, और अगर UL स्टार्ट हुआ है तो UL, बस रहेगा वही, LI वही रहेंगी, चाहे ये UL हो यानी अनऑर्डर हो या ऑर्डर फॉर्म में हो। अब कहता है अनऑर्डर फॉर्म की बात आ रही है, तो आ गया ना LI। ये यूज़ होता है इटैलिक के लिए, मैं यहीं लिख देती हूँ आप लोगों का ना, ठीक है। ये आ गया ऑर्डर लिस्ट, ये आ गया इटैलिक, ये आ गया अनऑर्डर लिस्ट, और ये आ गया लिस्ट आइटम। फिर आता है इनपुट। इनपुट बनता है फॉर्म में। आपने कभी एक वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लिखा होगा ना नेम, और ये जो बॉक्स होता है ये होता है इनपुट, इनपुट टैग, ठीक है। अब इनपुट टैग क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है टैग को, नहीं कर रहा। एम्प्टी टैग है, यस एम्प्टी टैग है, ठीक है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर बस इसकी टाइप दे दी जाती है कि टाइप बता दो कैसी है, तो टेक्स्ट, तो ये क्या कर देता है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐसे हमें बनाकर दे देता है। तो इनपुट क्या करता है, फॉर्म बनाता है, ठीक है, फॉर्म क्रिएट करता है। इंक्वायरी फॉर्म भरते हैं ना हम, ठीक है। एक वेबसाइट ग्रुप है किसका, बताइए, प्रोग्राम नहीं हो सकता, डेटा भी नहीं हो सकता, डेटा इसके अंदर होता है, फाइल्स भी नहीं होती, वेब पेजेस का, क्योंकि जब बहुत सारे पेजेस हम कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है ऐसे होम, ठीक है, अबाउट अस, ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या है, ये सारे पेजेस होते हैं। आप इस पर क्लिक करिए ऐसे करके और उस पेज पर जम कर जाइए। तो ये सारे कलेक्शन कहाँ होते हैं, सारी चीज़ें कहाँ होती है, एक वेब पेज पर। तो वेब पेज क्या है, कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये सारे पेजेस का कलेक्शन है वेबसाइट। आई थिंक आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा, आज की क्लास में जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं। मैंने इसमें HTML इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि HTML भी अपने प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। तो प्लीज़ आई होप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, और जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप पढ़ते रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके बाय।
5 सेशन से सर कोई बुलाना पड़ेगा।